सबसे पहले मैं आप लोगों को विदेश में खास तौर से जो ऑस्ट्रेलिया या मेलबर्न में क्या स्थिति है हिंदी की, पहले आप लोगों को मैं उससे अवगत कराता हूँ। यहाँ पर मैं एक संस्था है हिंदी साहित्य हिंदी शिक्षा संघ, जिसके माध्यम से मैं उसका अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ के शिक्षा जो हिंदी की दी जा रही है उससे मैं जुड़ा हुआ पूरे विक्टोरिया राज्य। तो यहाँ पर 13 स्कूल हैं जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो दर्जा 1 से लेकर 6 तक, वहाँ हर विद्यार्थी के लिए हिंदी कंपलसरी है। चाहे बहुत बढ़िया। गोरा हो, काला हो, चाहे कि चाइनीज हो, कोई भी, जो भी वहाँ बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको जो है हिंदी पढ़नी पड़ती है। यहाँ 3 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 12वीं तक अपनी स्वेच्छा से स्कूल के प्रिंसिपल्स ने जो है हिंदी को लागू किया हुआ है, पढ़ने की व्यवस्था बनाई हुई है। और हिंदी जो कि पिछले कुछ सालों में मर रही थी, अब यहाँ पर दोबारा फिर जीवित हो रही है और हम लोगों की आशाएं बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी आशाएं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, लाट्रोब यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पर हिंदी बिल्कुल जाने वाली थी, उसकी पोजीशन जो है लेक्चरर की खत्म होने वाली थी। इसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और किसी भी प्रकार से उस संस्था में हमने हिंदी को जीवित रखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, वहाँ के वाइस चांसलर का ये कहना था, जब हमारे हाई कमिश्नर और हम लोग सब लोग मिलके बैठे, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम पैसे दे देंगे आपको, बजट हम दे देंगे, लेकिन आप विद्यार्थी तो लाइए। तो विद्यार्थियों की जो है कमी है, और वो इच्छा शक्ति ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने खुद बताया कि किस तरह से भारत में जिस तरीके से जब कुआं खाली हो रहा है हिंदी का, तब हम यहाँ कैसे भरें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं जिस तरह से हिंदी शिक्षा संघ और साहित्य संध्या के माध्यम, साहित्य संध्या का मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, हर माह में हिंदी की कवि गोष्ठी और जो है उसका वो करता हूँ, और जिसमें लोग कविताएं सुनाते हैं, हिंदी साहित्य की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि हिंदी को किसी भी रूप में जीवित रखें। और हम कॉन्सुलेट और हाई कमीशन के थ्रू जो है काफी हिंदी के कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पर। तो ये है हमारे स्थिति ऑस्ट्रेलिया में। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया में, और मैं समझता हूँ जो लोग, आप लोग कनाडा में रहने वाले हैं, उनके साथ भी शायद यही एक समस्या होगी कि यहाँ पर जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, उस समय लोगों को एक चॉइस दी जाती है उन्हें कि आप घर पर क्या भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी के अलावा आप क्या भाषा बोलते हैं। तो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि हर व्यक्ति लिखता, कोई लिखता गुजराती, कोई लिखता पंजाबी, कोई लिखता मराठी, और जब वो लिखते हैं, हिंदी लिखने वालों की संख्या जो है कम हो जाती है। और हिंदी लिखने वालों की संख्या, आप ये समझिए, यहाँ तक कम हो जाती है कि यहाँ पंजाबी बोलने वालों की संख्या और हिंदी बोलने वालों की संख्या तो लगभग बराबर है, और बाकी की सब भाषाएं मिला के जो है, हिंदी और बाकी की भाषाएं मिला के पंजाबी के बराबर है। तो वो लोग जो पंजाबी सीखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि लोग सबसे बड़ा जो हमसे सवाल करते हैं कि साहब आप हिंदी की तरफदारी क्यों करते हैं, हिंदी हम क्यों सिखाएं, हिंदी के विदेश में रह के क्या आवश्यकता है, अंग्रेजी हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के लोग हिंदी सीख रहे हैं, और आप हमसे कहते हो कि हिंदी सीखो, और वहां लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि भाई देखिए, अगर विदेश में रहकर आपको भारत से अपने बच्चों को जोड़े रखना है, तो आपको उनको हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, हिंदी घर पर बोलनी पड़ेगी, हिंदी स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में हिंदी तो अगर स्कूल में बच्चा ना भी जाए तो उसे रिक्शे वाला, सब्जी वाला, टैक्सी वाला कोई ना कोई सिखा देगा, बोलनी तो उसको आ ही जाएगी, फिल्मों से सीख जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप अपने बच्चों को यहाँ कैसे हिंदी सिखाएंगे, और यहाँ हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगर आप देश जाना चाहेंगे, चाहे बच्चे टैक्सी करने जाए, चाहे सब्जी खरीदने जाए, वहां पर उनको आवश्यकता पड़ेगी। और विशेष तौर पर भले ही स्कूलों में हिंदी कम पढ़ाई जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। मैं मजदूरों के बच्चों को देखता हूँ, क्या शौक से जो है टाई लगा के रिक्शे पे बैठ के और वो अंग्रेजी सीखने के लिए जाते हैं।
लेकिन हिंदी अब भारत में मरने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से मैं यूट्यूब और बहुत से चैनलों पर बहस देखता हूँ, जिस प्रकार से अब जो मीडिया के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से और इतने खुल के प्रयोग करते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि हिंदी जो है कभी मरने वाली है। लोग जम के देखते हैं। और जो मजा, सच बात है कि अगर मुझे विदेश में रह के जो मजा हिंदी के चैनल को देखने में आता है, वो अंग्रेजी में कभी नहीं आ सकता मजा। बिजनेस जो है अंग्रेजी में किया जा सकता है, लेकिन व्यापार अगर करना है किसी को तो वो हिंदी में ही हो सकता है। आज भी अगर आप छोटे छोटे गांवों में जाएं, छोटे छोटे शहरों में जाएं, तो वहां अगर आपको हिंदी का ज्ञान है तो ही आप लोगों से घुल मिल सकते हैं। तो ये उनका ये कहना था। तो जहां तक मैंने बताया कि जो ये जनगणना की समस्या है कि लोग क्या लिखें ताकि हिंदी के लिए रिसोर्सेस, मतलब जो सरकार जो बजट बनाती है कि भाई दूसरी भाषाओं के लिए बजट कितना होना चाहिए, हिंदी के लिए उस मात्रा में बजट मिल ही नहीं पाता। तो हम लोगों ने ये सोचा है, ये मेरा विचार है, मैं लोगों को अब ऑस्ट्रेलिया में सभी हिंदी प्रेमियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें सरकार को ये दबाव डालना चाहिए कि दो भाषाएं कौन सी, आप अंग्रेजी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं घर पर बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदी घर पे ना बोलता होगा। हिंदी गुजराती, हिंदी मराठी, हिंदी तेलुगु, कुछ न कुछ जरूर घर पे हिंदी थोड़ी बहुत बोलता है। तो ये एक बात है। जहां तक सवाल है लोगों को ये कहना कि आप हिंदी इसलिए सीखिए कि हिंदी सुमधुर है, हिंदी सरल है, हिंदी वैज्ञानिक है, हिंदी ज्ञानियों की भाषा है, विज्ञानिक, ये सब मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी भाषा, हिंद अपनी भाषा जो है, जो मातृभाषा है, उससे ज्यादा प्रिय और अच्छी भाषा कोई हो ही नहीं सकती। वो चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, चाहे हमारी कन्नौजी हो, और चाहे आपकी वजीका हो, रवि जी। तो वो उससे ज्यादा सुंदर और सरल भाषा कोई हो ही नहीं सकती। पर प्रश्न तो ये है कि आखिर को आप देश को जोड़ना, संस्कृति को जोड़ना है, तो हर गांव की भाषा तो राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं लोगों को यही कहने की कोशिश करता हूँ कि आपकी गांव की भाषा, आपकी बजीका जो है या जो है हमारी कन्नौजी भाषा, वो भारत की राष्ट्रभाषा तो नहीं हो सकती। तो एक भाषा कौन सी हो? तो एक भाषा जो सबसे कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है, वो सिर्फ मात्र हिंदी ही हो सकती है। इसलिए हिंदी का जो है प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। अब हिंदी के काम पर एक चीज आड़े आती है, और वो आड़े आती है कि जब तक आप दूसरे की भाषा का मान नहीं करेंगे तो आपकी भाषा को कोई मान क्यों करेगा? और मैं एक बात बिल्कुल कि जिस प्रकार से उत्तर भारतीय लोगों ने, खासतौर से हिंदी जो बेल्ट के लोग हैं, उन्होंने बेईमानी की जब तीन भाषाओं का फार्मूला शुरू किया। उन्होंने क्या किया? हिंदी ली, अंग्रेजी ली और संस्कृत ली। मेरा विचार ये है कि नौ हिंदी बोलने वालों के लिए एक साउथ इंडिया की भाषा या एक राज्य छोड़ के दूसरी भाषा कंपलसरी होनी चाहिए। कि अगर ऐसा होता तो लोगों को ये लगता जब ये हमारी भाषा पढ़ रहे हैं तो हम इनकी भाषा क्यों ना। और वो प्रेम जो है जब नहीं लोगों को समझ में आता है तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर हिंदी लादी जा रही है। और इस इस काम के लिए साहित्यकारों की जरूरत नहीं कि साहित्यकार लोगों को बताएं कि कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध हिंदी लिखी जा सकती है और क्या क्या हिंदी के शास्त्रों में लिखा है, क्या क्या पुस्तकों में लिखा है। लोगों को आवश्यकता ये है कि उनको जरूरत बताएं कि हिंदी देश को, लोगों को जोड़ती है, इसलिए हमको सीखनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे गुप्ता जी बताते हैं, जगह जगह के इन्होंने जो है वो किए हैं, दौरे किए हैं हिंदी डायरेक्टर होने के नाते। तो किस तरीके से अगर आप दूसरे की भाषा का मान नहीं करते तो आपकी भाषा का भी कोई मान नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है जहां पर आवश्यकता है आज कूटनीति की, राजनीति की, ना कि साहित्य, पूरे साहित्य की बात करने की बात नहीं है कि शुद्ध हिंदी बोलो, कैसे बोलो। आज अगर हिंदी को आपको लाना है तो किसी न किसी रूप में लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से दुबई में आप चले जाएंगे, दुबई में हिंदी, उर्दू, अफगानी सब मिला के जो हिंदी बोली जाती है, और उसी प्रकार से विदेशों में भी
हम सभी भाषाओं का जो है मिला के तब हिंदी का प्रचार करें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब अमेरिका, हमारी पीढ़ी के लोग जो स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाते थे। आजकल लोग जो है कोई बढ़ईगिरी का काम करता है, वेल्डर का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, और वो कोई नाई का काम कर, बाल काटने का काम करता है। उन सबको एक कॉमन भाषा की जरूरत है। वो लोग अपनी हिंदी नहीं बोलते हैं, और वो एक भाषा सिर्फ हिंदी ही हो सकती है या हिंदुस्तानी हो सकती है। तो इस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक गोष्ठी होनी चाहिए, और इस पे एक नीति बननी चाहिए, ना कि सिर्फ जब हिंदी दिवस हो और वैश्विक हिंदी दिवस हो हम उसी दिन इनकी चर्चा करें, एक दूसरे को इनाम दें, प्राइज दें और गिफ्ट दें। उस तरीके से कार्य नहीं होगा जब तक इसके लिए राष्ट्र जो जनता खुद राजनीति में राजनीतिक ये सब मिलकर जो है ये काम नहीं करेंगे। अगर 40% वोट लेकर जो देश की गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, तो 44% हिंदी बोलने वालों भी वो भी लोगों को इतना प्रभावित कर सकते हैं, नेताओं को मजबूर कर सकते हैं कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट बनानी तो हिंदी को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक है, जब तक हम उन पर जोर नहीं डालेंगे तब तक जो है हिंदी, वो जो है वो कहते हैं कि देश बट जाएगा अगर हम हिंदी की बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि बट जाएगा, बट जाने हम कहेंगे अगर तुम नहीं करोगे तो हम देश बांट देंगे। जब उनको ये मजबूरी लगेगी नेताओं को, तब उनको लगेगा कि इनकी भी बात सुनो, वरना जो है ये देश बांटने की बात करने लगेंगे। जब उनको ये डर लगेगा कि ये वोट बैंक है, तभी कुछ उद्धार होगा। और मैं समझता हूँ उसके राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है वो कमेटी बननी चाहिए, और उसमें तो कुछ पॉलिसी इस तरीके की सॉलिड पॉलिसी जो है, इनमें गवर्नमेंट भी शामिल हो, तो जो जनता भी शामिल हो, और राजकीय स्तर पर भी लोग जो है उसमें शामिल हो कि इसमें किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि सिर्फ साहित्य और शुद्ध हिंदी के ऊपर बात करके जो है हम कार्य को सफल बना पाएंगे। मेरा यही कहना है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सुना। आवाज बहुत